नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बिखरता विपक्ष। उत्तर प्रदेश में जब मोह सत्ता के सिंहासन को पाने का था तो विपक्षी एकता फिर भी लोगों ने देखी। जो कभी नहीं हुआ था वो तक यूपी के सियासत और सियासतदानों ने दिखाया। लेकिन जब सरकार ना बन सकी तो ये एकता धरी की धरी रह गई। लेकिन विपक्ष का बिखराव शुरू हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के साथ बुआ बबुआ अलग तो पहले ही हो गए थे, अलग थलग कर दिए गए बेचारे चाचा भी। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि बबुआ को जरूरत थी तो पिता को भी साथ लाए थे और चाचा को भी हरा भरा गुलदस्ता बनाया था। लेकिन इस गुलदस्ते में तब भी ना थी बुआ जी यानी मायावती। और राष्ट्रपति चुनाव में भी दोनों पार्टियां अलग दिखी। मायावती अखिलेश से तो अलग दिखी ही थी, साथ ही गठबंधन दल भी अलग हो गए थे, यानी ओपी राज पर। अब बारी है उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा समर्थन करेगी। मायावती ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। इसके पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती की बसपा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था, आपको याद ही होगा। बात साफ है, बीजेपी अपने गठबंधन साथियों के साथ लगातार एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है और इसके साथ ही वो सपा गठबंधन में सेंध भी लगा रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी राहें आसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं विपक्ष एकजुटता दिखाने में नाकाम साबित हो रहा है। अब यूपी में कांग्रेस अभी एकला चलो का नारा लगाते हुए दिखाई दे रही है। जानते हैं आप, साफ इसलिए भी कि 2024 के लिए बीजेपी के लिए तो रास्ता साफ है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता को आखिर हुआ क्या है, करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर किस तरह से आए वो आप सुन लीजिए। मुझको लगता है कि योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर, बेहतर प्रत्याशी के आधार पर अगर कोई और लोग भी इसका समर्थन करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। और बड़े पदों के लिए दलगत राजनीति के बजाय योग्यता के आधार पर प्रत्याशियों का समर्थन होना चाहिए। बसपा के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। विपक्ष के लिए तो कोई मैं समझता हूँ उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विधान परिषद के चुनाव में आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी को स्वीकार किया, उसके खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं उतारा, मतलब हमारे प्रत्याशी का समर्थन किया है। तो जो नीतिगत आधार पर एक जगह चीज़ ठीक है वो दूसरी जगह गलत कैसे हो सकती है। मैं समझता हूं कि बयान देने के पूर्व उन्हें परिपक्वता से अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। मायावती जी द्वारा लिया गया कोई फैसला जो भाजपा के साथ खड़े होने वाला हो चौंकाता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले से इस बात को जानती थी कि बसपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब भाजपा संकट में फंसती है, बहन जी उसकी मददगार के रूप में खड़ी होती हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी कहती थी एक के बाद एक अपने आप में प्रमाणित होता जा रहा है। अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहन जी ने भाजपा के केवलहार के रूप में सामने आई हैं, वो कांग्रेस पार्टी का कथन प्रमाणित तौर पर सच हुआ है कि भाजपा अपने आप में एक पार्टी नहीं रही। भाजपा अब पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार कराने के लिए जाना जानी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने जो आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता का समर्थन करके अपनी नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर दी है। बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पहले लोकसभा में खाता ही नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके उनके 0 से 10 सांसद हो गए। आज वो 10 सांसद खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि हम अपने क्षेत्रों में जाकर उस जनता को क्या जवाब देंगे जिसने हमें चुन के भेजा था। क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में वो जनता बहुजन समाज पार्टी को फिर से 0 पे पहुंचाने का काम करेगी। कॉन्फिडेंस कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस, आप तय कीजिए। लेकिन चर्चा तो यही है कि एकजुटता दिख रही है। उस पार्टी में जो पहले ही सत्ता में है वो विपक्ष खेमे में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है, अपने लिए राह आसान कर रही है। और इसका नतीजा भी यही है कि बसपा भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए के ही समर्थन को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया है। मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। शान खान प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान खान जी आपका बहुत स्वागत करती हूं। राजेश सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निशांत ठाकुर जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, निशांत जी आपका भी स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे। राघवेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, जब विपक्ष की बात आती है तो हमने पहले कुछ समय पे भी देखा
कि महागठबंधन के नारे लगे थे। न केवल कांग्रेस, बाकी तमाम दल जिनमें ममता बनर्जी तक थी, उन्होंने हाथ ऊपर करके महागठबंधन का ऐलान किया था। उसके बाद वो गठबंधन कहाँ गया पता नहीं। लेकिन अब दोबारा से फिर हमने जब अखिलेश जी को विधानसभा चुनाव में देखा तो लगा कि विपक्ष वापस एक हो गया है। कम से कम बड़े दलों के साथ नहीं तो सपा ने बाकी छोटे दलों को अपने साथ ले लिया है। और जो साथ पहले बुआ के साथ था वो तो अब टूट ही गया काफी समय पहले। लेकिन लग रहा था कि इन स्थितियों को भांपते हुए सुधार चुनाव दर चुनाव अखिलेश में हो रहा था। लेकिन अब हमने समझा था कि शायद हो सकता है दोबारा कांग्रेस को वो साथ ले लें, बीएसपी को साथ ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अब तो जो तस्वीर निकल रही है या जो खबरें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि बीएसपी तो कम से कम साथ नहीं आने वाली है और कांग्रेस भी वहाँ अपना एक प्रदेश अध्यक्ष इतने समय पर नहीं नियुक्त कर पाई है। कांग्रेस कितना इंटरेस्टेड है यूपी में ये तो समझ से परे है। लेकिन क्यों विपक्ष इस तरह से बिखरता जा रहा है? और विपक्ष की ये जो बिखरता हुआ कुनबा है ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय पे भी राह आसान है। देखिए, देश में जब राष्ट्रपति की या उपराष्ट्रपति के चुनाव की जब स्थिति आती है, पहले तो अक्सर होता था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े होते थे जो निर्विरोध होते थे, मतलब कि अमूमन उनका खिलाफत नहीं होता। लेकिन ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट अगर विपक्ष उतारे गए हैं तो वो चुनाव की स्थिति आई है। तो लड़ाई जो होती है वो एकदम या तो होती है साथ में या होती है विपक्ष में। अब आप सोचिए कि अगर आज मायावती को उपराष्ट्रपति के लिए खुलकर समर्थन आया है तो मायावती तो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, मायावती तो सरकार में भी नहीं है, ना तो मायावती के विधायक लोगों को मंत्री और सांसद बनाया गया है, ना केंद्र में उनका कोई साथ लिया गया है। तो आखिर बताइए मायावती का बार बार सहयोग क्यों एनडीए को मिल रहा है? मैं दूसरे विषय की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर राष्ट्रपति में चलो ठीक है, मुर्मू आदिवासी थी, महिला थी, आपने महिला के नाते, आदिवासी के नाते, क्योंकि आप दलित की राजनीति करती हैं, आपने उनको सहयोग कर दिया। धनखड़ साहब को आपने सहयोग एकदम आगे निकल के क्यों कर दिया? इसके पीछे जो मैं कारण देखता हूं, मुझे जो समझ में आता है कि वाकई में विपक्ष फेल है। मतलब विपक्ष की जो ताकत होती है कि जो एनडीए के साथ नहीं है, जो सरकार के पक्ष में नहीं है, उन सबको एक करना। मतलब वो एक नहीं कर पा रहे, जो लोग सरकार के साथ भी नहीं है उनको भी एक करने में विपक्ष नाकाम है। और इसी नाकामी से, क्योंकि विपक्ष के अंदर वो ताकत नहीं है, वो हौसला नहीं है जो सरकार के सामने आने के वो सामने आ सके, तो जो थोड़े बहुत जो सहयोगी दल है वो किसके साथ जाए, किसके सहारे जाए? विपक्ष का कुछ अता पता नहीं है, विपक्ष में कोई ताकत नहीं बची है, विपक्ष में कोई झुकना नहीं चाहता है कि हम हाथ जोड़ते लोगों के साथ ऐसे में क्या है। अब आप सोचिए कि मायावती ने खुल के दोनों बार कह दिया कि हम एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन दे रहे हैं। क्यों भाई समर्थन दे रहे हैं? विपक्ष को एक बार तो मायावती से बात करनी चाहिए थी ना। आखिर इस बार अब तो राजभर भी नहीं रहे, शिवपाल भी नहीं रहे, राजा भर भी नहीं रहे, अब मायावती भी नहीं। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही यही स्थिति पूरे देश में होगी। इसके बाद निशान जी आप ही के पास आ रहे हैं। जी, अगर आप इसका आकलन करेंगे तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की आपको पूरे देश में दिखेगी। ये मैं सिर्फ यूपी की बात बता रहा हूँ कि सारा जो विपक्ष है आज वो भी जा रहा है सत्ता पक्ष के साथ। आप सोचिए, ये लोग आरोप लगाते हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बहुत सारी चीजें बिकती चली जा रही है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, सारे मुद्दे होने के बाद भी विपक्ष एक नहीं है। आप सोचिए, जहां विपक्ष को ताकत दिखाना चाहिए, जहां विपक्ष को एक होना चाहिए, इन तमाम कमियों के बीच में, मतलब विपक्ष के लिए मैं बोल रहा हूं कि जहां ये तमाम कमियां ढूंढते हैं, उन कमियों में भी ये साथ नहीं है कि कम से कम एक होकर विरोध दर्ज कर सके। क्या इनका होगा आगे, इनका भविष्य क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप एकता दिखाएंगे, साथ होंगे, तभी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। निशान जी आपके पास आ रही हूँ, और इससे पहले भी निशान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम दोबारा आज उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। निशान जी, सवाल ये कि विपक्ष, जब जाहिर सी बात है जब पांचों उंगलियां साथ आती हैं तो मजबूत होती हैं और फिर वो मुट्ठी बन जाती हैं तो और भी ज़्यादा उनकी मजबूती निखर कर सामने आती हैं। लेकिन सब साथ आ ही नहीं पा रहे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग एक कारण है। अब जाहिर सी बात है बीएसपी ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में फिर वही संकेत। क्यों आखिर आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विपक्षी पार्टी बड़ी आप ही हैं और इकट्ठी नहीं कर पा रही है पार्टी बाकी दलों को साथ में, इवन आपके साथ जो घटक दल आपके थे वो तक आपका साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। आखिर जो अभी राघवेंद्र जी भी कह रहे थे
कि एक जो स्वभाव मुलायम साहब का था कि वो सबको एक साथ रखकर चलना जानते थे, कैसे उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये उनका नेचर हमने देखा था, लेकिन वो अब चीज़ नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे कमियां क्या वाकई कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, क्या वाकई झुकना सियासत ने आप लोगों को सिखाया ही नहीं कभी? विषय नहीं है, विषय है कि चुनाव को लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के पद पर किस प्रत्याशी को घोषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष से सलाह ली, क्या निर्णय लिया? आपकी वॉइस में डिस्टर्बेंस है निशान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इनका वॉइस निशान जी का फिर से चेक कर लीजिए, जो भी दिक्कत आ रही है। बहुत क्रश है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। जब तक शान खान जी के पास जा रहे हैं, सवाल वही है शान जी कि एकता की बात होती है और विपक्ष जब इकट्ठा ना दिखाई दे तो सत्ता पक्ष को बड़ी आसान राह मिल जाती है। ना रेड लाइट है, ना ऑरेंज लाइट है, वो तो सीधा आप चलते जा रहे हैं, कोई ट्रैक पे ब्रेकर तक नहीं है उनके पास। पारुल जी, मायावती जी का एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, ना मुझे कोई आश्चर्य है, ना किसी को कोई आश्चर्य देश में। जिस प्रकार से मायावती जी ईडी, सीबीआई और आईटी से डरी हुई हैं और उन्होंने मान्यवर काशीराम के विचारों को तिलांजलि दे रखी है। अब बीएसपी का अर्थ बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक पार्टी बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन चुकी है बसपा, और बसपा ने हमेशा एनडीए, भाजपा और मोदी जी का समर्थन किया, क्योंकि ईडी और सीबीआई और आईटी इनके बंगले के बाहर खड़ी है। किस प्रकार से भाजपा 2014 से पहले मायावती जी को भ्रष्ट बता रही थी। 8 अप्रैल 2011 को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक प्रेस वार्ता करके कहा था, 150 पृष्ठों का एक पुस्तक जारी की थी और कहा था कि 2500 अरब से अधिक मायावती ने माल जो है वो गबन किया हुआ है जनता का, और उन्हें वो भ्रष्ट नेता बता रहे थे। आज ईडी पूरे देश में घूम रही है, विपक्ष के सारे नेताओं के वहां ईडी जा रही है, मायावती जी के वहां कोई ईडी नहीं जा रही है। मायावती जी के भाई जिनके ऊपर 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है, उनके वहां ईडी नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और आईटी को हथकंडा बनाकर जिस प्रकार से भाजपा राजनीति में उसका दुरुपयोग कर रही है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी का जो भाजपा प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उसका एक प्रमाण है। ठीक है, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, राजेश जी के पास हम लौटेंगे। निशान जी, कहिए क्या जवाब है आपके पास? हाँ, पूछ रही क्या? निशान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल पा रही है, आप बताइए। बताइए निशान जी, क्या कहना चाहेंगे? सब छूट रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। विषय ये नहीं है कि कौन छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के नहीं जा रहा। विषय ये है कि कितने पहले ईमानदार व्यक्ति थे जो छोड़ के गए हैं, किस संगठन के प्रति वो लोग ईमानदार व्यक्ति थे, या किसी मीडिया से, किसी कार्यकर्ता से छुपा नहीं है। बात अगर राष्ट्रपति उपचुनाव की जाए तो अगर ये एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना कार्यकर्ता उतारा है, अपना प्रत्याशी उतारा है, तो एक बार प्रधानमंत्री साहब को, जैसे कि मैंने आपसे कहने के माध्यम से राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बोला था कि इस बात को लेकर के विपक्ष से एक बार सलाह कर लेनी चाहिए थी कि क्या आप सब अपना कैंडिडेट उतारेंगे या अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, और एक ही एकजुट करके एक ही कैंडिडेट को एनडीए उतारता तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि जो है विपक्ष इसमें अपना कैंडिडेट उतारता नहीं। दूसरी बात रही सामर्थ्यता की, वोटिंग पोल की, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि अपने वोटिंग पोल को बचा करके इकट्ठा करें, और इकट्ठा करते हुए एकजुट रख करके अपने प्रत्याशी के प्रति वोटिंग कराएं। निशान जी, बीएसपी का भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को समर्थन दे देना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों पद एक इतने संगीन और इतने महान और विचारधारक होते हैं कि किसी भी वोटर की विचारधारा बदल सकती है। और जिस आप संगठन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने या दूसरे कांग्रेसी पार्टी ने भी समर्थन करके देख लिया था, ये कितनी ईमानदार पार्टी है, या किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि ये एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रारूप है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी ठीक है, खुल करके इन्होंने ट्वीट किया है तो इसका विपक्षी तो पार्टी समर्थन कर ही रही है, समर्थन इसलिए कर रही है।
शान खान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे के बाहर ईडी सीबीआई खड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में समर्थन देना पड़ा। उनके किसी भी नेता के ऊपर या किसी भी शख्स के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो आय से अधिक संपत्ति का तो सरकार ब्यौरा देगी, ये समाजवादी पार्टी नहीं बता पाएगी या मीडिया के साथ ही नहीं इस बता पर पाएंगे। आपकी टिप्पणी क्या है? आप क्या राय रखते हैं कि क्या ऐसा है इसलिए बीएसपी को समर्थन करना पड़ रहा है, नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि चाहे समाजवादी पार्टी का कुछ पूर्व में कार्यकर्ता रहे हो, उनको मजबूर करते हुए अपनी तरफ खींचना, बताना कि आपको डरा धमका के अपनी तरफ लेना, ये तो छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन जिस संगठन की आप बात कर रही हो, ये कितना ईमानदार है, ये किसी छुपा नहीं है। अगर इन्होंने समर्थन किया है तो बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के उम्मीदवार के प्रति ये कहना चाहती हूं। निशान दी, बड़े स्मार्टली आप जवाब दे रहे हैं कि कितने ईमानदार हैं, कितने नहीं हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरी मत कीजिए। मुझे ये बताइए, बीएसपी क्या वाकई किसी दबाव में आकर कि उनके घर के ऊपर बुलडोजर न चल जाए, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर न चल जाए, इसलिए वो दबकर समर्थन दे रहे हैं, ऐसा मानना है क्या आपका? देखिए, संगठन की ईमानदारी वो होती है कि जो बिना डरे निष्पक्ष रहकर जनता के प्रति डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं, ये बताइए मुझे। बीएसपी डर रही है नहीं डर रही है? अभी आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि वो ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं शान खान जी ने जो कमेंट किया उस पर आपका रिएक्शन ले रही हूँ, तो आप मुझे ये बताइए, क्या बीएसपी डरी हुई है या नहीं डरी हुई है समर्थन के लिए? देखिए, आपको क्या लगता है? डरा हो या ना डरा हो, बात है उपराष्ट्रपति पद की, कौन किसके प्रति उपराष्ट्रपति पद के लिए तो एनडीए को समर्थन दिया है बीएसपी ने, और बीएसपी ने क्यों दिया है? क्या वाकई ये उनका सोचना है कि किसी कैंडिडेट को वो समर्थन दे रहे हैं, या उनको लगता है जैसे शान खान ने कहा, ये आपको भी लगता है क्या? सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए ना। सीधा जवाब मैं दे तो रहा हूँ, ईमानदारी के प्रति उपराष्ट्रपति पद के प्रति जो वोट करेगा वो एनडीए के प्रति ईमानदार रहेगा ना। और जिन्होंने अपना समर्थन वोट उतार दिया है या उतारने वाले हैं, तो वो तो उनके खिलाफ रहने वाले हैं, उनके ऊपर तो एनडीए की ईडी की चोट लगने वाली है। ये छुपाई बातें थोड़ी ना है, मैं तो सीधे जवाब दे रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होकर आप बात करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट होकर बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बातों को, दर्शक भी बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। राजेश जी, बीएसपी का जो समर्थन एनडीए को मिल रहा है, उसके पीछे की खास वजह क्या है सर? जनता जनार्दन का जो प्यार, देश के जनता जनार्दन का जो प्यार और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार मिल रहा है और आगे मिलने वाला भी है। और जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी विश्वास को सुश्री मायावती जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब मायावती जी को भी लगने लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आदिवासियों का, गिरिवासियों का, दलितों का हित हो रहा है और उनका मान सम्मान बढ़ रहा है, और लगातार वो भी विकास के पथ पर आगे जा रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था। तो इस बात को मायावती जी भी समझने लगी है, तो उसी को जन समर्थन, उस विश्वास को जन समर्थन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, शान खान जी, हमने देखा था इलेक्शन लोकसभा के टाइम पर साइकिल और हाथ दोनों साथ साथ दिखाई दिए थे। वो एकता, वहां से संदेश मिलने लगा था कि विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट इलेक्शन में बड़ी चुनौती मिलने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब तो ये लग रहा था कि बाकी और भी जो बचे दल थे वो भी जुड़ जाएंगे, एक और बड़ा दल हमें निखरता हुआ दिखेगा जब हम मान सकेंगे कि बीजेपी के सामने ये एक बिग फाइट होंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये एकता, ये चुनौती, और आप तो पार्टी इतनी कमजोर हो गई आपकी यूपी में कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा आप लोगों को। पारुल जी, शान खान जी, पहले तो ये कि लोकसभा में हमारा कोई गठबंधन या तालमेल नहीं था। 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने किन्हीं परिस्थितियों के कारण गठबंधन किया था, भाजपा को रोकने के लिए, विनाशकारी शक्तियों को रोकने के लिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी बसपा से बड़ी पार्टी है, हमारे 2 विधायक है और बसपा के 1 विधायक है, इसलिए हम बसपा से अधिक मजबूत है उत्तर प्रदेश में। और जमीन पे भी हमारा कार्यकर्ता लड़ा है, चाहे हमें सीटें भले कम मिली हो। लोकतंत्र में सीटों की गिनती नहीं होती है, लोकतंत्र में ये देखा जाता है कौन सी विपक्षी दल सरकार के प्रकोप से, सरकार के अत्याचार से
जनता की लड़ाई लड़ रही है। आज जिस प्रकार से विपक्षी दलों को, विशेषकर कांग्रेस को दबाने के लिए, कुचलने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के वहां फर्जी जो छापेमारी की जा रही है, उन पर फर्जी मामले दर्ज करके उनको परेशान किया जा रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भाजपा की इस द्वेषपूर्ण राजनीति से डरेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी जनता की लड़ाई, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों की बिक्री का मुद्दा हो, चाहे वो भारत में चीन की अवैध घुसपैठ का मामला हो, कोई भी करने के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में ऐसा कोई बुलावा भी नहीं है कि एक तरफ दिखे विपक्ष में या अपने हमारा एक कार्यकर्ता जा रहे हैं। आप कहां पर आपको भी कहीं पारुल जी, हम अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई हम अपने पार्टी के बैनर पे लड़ेंगे। जब चुनाव आएगा तो हमें किससे गठबंधन करना है? जी आप नहीं चाहिए ना, एक टीम चाहिए। वो टीम क्यों नहीं है प्रदेश में? हमारे आपका पार्टी का हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी बहुत अतिशीघ्र हो जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, के बाद जो हमें विफलता मिली है उसके पर अभी गहन समीक्षाएं हो रही हैं। जब हम साथ थे, अब हम सब दूर हैं, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों में। राघवेंद्र जी, अतिशीघ्र और जल्द देने वाले उत्तर प्रदेश को। देखिए, हम यहाँ पे कुछ विषय स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी लूंगी अब मैं। अपना ये ईडी और सीबीआई कारण हो रहा है। देखिए, मैं छोटा सा कहूँगा, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर ईडी चल रही है, जांच चल रही है, क्या वो बीजेपी में आ गए? आप बिहार में देखिए, लालू प्रसाद यादव जेल बार बार जा रहे हैं, जमानत पे आ रहे हैं, क्या वो डर गए? ममता बनर्जी के राज में स्वयं टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर ईडी जांच चल रही है। महाराष्ट्र में जाइए, एनसीपी शिवसेना के नेताओं के ऊपर ईडी जांच, क्या वो बीजेपी में आ गए? इधर मुलायम सिंह के ऊपर खुद सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, क्या मुलायम सिंह और अखिलेश बीजेपी में आ गए? तो ऐसे, और उधर आम आदमी पार्टी में भी जांच चल रही है, सफेद वगैरह जेल में है अभी मंत्री, क्या वो बीजेपी में आ गए? ये कहना सिर्फ सीबीआई जांच और ईडी के कारण लोग बीजेपी से डर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता जो ईडी और सीबीआई का सामना कर रहे हैं वो बीजेपी में नहीं आए हैं। तो सिर्फ आप ये कह देना अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप एक नहीं कर पा रहे हैं, और ये तोहमत दे देना कि नहीं ईडी और सीबीआई के डर, ईडी सीबीआई को तो फिर सोनिया गांधी और ये प्रियंका और राहुल सब आ जाए, भाजपा में सब लोग शामिल हो जाए, तब छुट्टी हो जाए देश की। पूरे देश के नेताओं की जो जांच हो रही है सब भाजपा में आ जाए, काम ही खत्म हो जाए। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बयान को समझो, परिपक्वता लाइए, चीजों को समझिए। अगर आप इसी को आकलन करेंगे तो कोई नेता नहीं बचेगा, क्योंकि सबकी जांच हो जाएगी, सब उस दायरे में आ जाएंगे भाई साहब। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान, छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ पारुल जी, मुझे अनुमति दीजिए आप। हाँ, 30 सेकंड में कंप्लीट। एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ मैं। पारुल जी, ये वही कांग्रेस है जिसका चाल, चरित्र, चेहरा, नियत और नीति सब कुछ इनका गड़बड़ हो चुका है। ये राष्ट्रपति से लेकर के और राष्ट्रीय ध्वज तक का अपमान करने से चूकते नहीं है। ये अभी आपने देखा कि 52 वर्षों में तिरंगा नहीं अपनाया, ये लोग ज्ञान देंगे तिरंगे पर। आरएसएस मुख्यालय पर 52 वर्षों में तिरंगा नहीं फहराया गया, आप तिरंगे पे ज्ञान दोगे? हमें मत सिखाइए राष्ट्रवाद, क्या इन आरोपों को लेकर आप कोई सफाई देना चाहेंगे राजेश जी? बीएसपी के किसी भी ऐसे उनके मायावती जी के भाई पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा शान जी कह रहे हैं। रुक जाइए शान साहब, ये ऐसे बारी बारी से मैं बात करूँ वो अच्छा है, ठीक है? समय कम है सर, प्रशांत जी अपनी बात रख लीजिए, 30 सेकंड दे रही हैं। माफी के साथ मुझे इजाजत लेनी होगी, समय थोड़ा सा अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इस चर्चा को आगे लिए चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मायावती जी ने एनडीए को समर्थन दे दिया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो पहले उन्होंने हाँ कर दिया था, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इधर खुद बीजेपी का कहना है कि उनकी सोच थी, उनको लगा कि उन्हें इस चुनाव में जो कैंडिडेट हैं उन्हें देखते हुए पार्टी के साथ जाना चाहिए। न केवल बीएसपी, कई और राज्यों में पार्टियां हैं जो इस मामले में राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के साथ गए थे और अभी भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा ने ऐसा नहीं किया। सपा कांग्रेस कैंडिडेट सिन्हा के साथ गई थी।
और अभी भी सपा का स्टैंड कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये जो विपक्ष का बिखराव है, ये आने वाले समय में एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल हैं, ये इकट्ठा होंगे या फिर इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के लिए और आसान बनाएंगे, यानी कोई चुनौती नहीं होगी बीजेपी के सामने। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।